और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं एक मुख्यमंत्री के सुपुत्र की शादी में। सीएम के बेटे की अनोखी शादी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे की। यह तस्वीर देख रहे हैं, मोहन यादव बेटे की शादी में देखिए बाबा रामदेव पहुंचे और बाबा बागेश्वर को भी आप देख रहे हैं। वरमाला हुई और उसके बाद सभी महली अतिथियों के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है, साथ ही संत महंतों के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है जब हमारे बीच परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए। योग गुरु बाबा रामदेव जी यहाँ पर हैं। कुछ अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, शादी में देखिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश से आते हैं। मोहन यादव के बेटे की शादी थी, सिंधिया उस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे। अब देखिए जरा सीएम जब बेटे और बहू के साथ नजर आए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत से मेहमान पहुंच रहे थे, मेहमानों का स्वागत भी करना है। आ चुके हैं, हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वे सभी नौजुवानों को आशीर्वाद देने के लिए इस समय यहाँ पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस माननीय महेश्वर जी यहाँ पर हैं। हम आयोजन समिति। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए जरा शादी हुई कैसे। बारात गई है बैलगाड़ी में, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके बेटे और उनकी बहू। शुभ दिन आप देख रहे हैं सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी हुई है और बैलगाड़ी में देखिए उनके बेटे डांस करते हुए बैलगाड़ी से मंडप तक पहुंचे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, और एक और तस्वीर सामने आई जिसमें मोहन यादव के बेटे घोड़े पर विवाह स्थल तक पहुंचे। अभिमन्यु को आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, ये शादी की तस्वीर जब बाबा रामदेव भी इस शादी में मंत्रोच्चार कर रहे थे। बोलो मामा प्रत्ये बोलो लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, मुख्यमंत्री की बेटे की शादी हुई है वहां जहां सामूहिक जोड़ों की शादी होती है। तो सीएम के बेटे की अनोखी शादी हुई। उज्जैन से भोपाल और दिल्ली तक इस शादी की चर्चा हो रही है। यह शादी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के सुपुत्र की। बेटा सीएम का है लेकिन शादी की रस्में सामूहिक विवाह में हुई हैं। 22 जोड़ों के बीच सीएम के बेटे की भी शादी हुई, तो इसमें आशीर्वाद देने कई वीआईपी मेहमान भी पहुंचे। सीएम मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और तुलसी सिलावट समेत कई मंत्री पहुंचे। बाबा रामदेव से लेकर बागेश्वर भी सीएम के विवाह समारोह में पहुंचे और वरमाला के दौरान बाबा रामदेव ने तो मंत्र भी पढ़ा और धीरेन्द्र शास्त्री से कहा, आपका भी सामूहिक सम्मेलन में विवाह कराएंगे। सुनिए। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने एक नया संदेशा सामाजिक समरसता का दिया और एकता का दिया। अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह उत्सव में कराकर एक नई मिसाल प्रस्तुत की। बागेश्वर धाम पर भी अनवरत कन्या विवाह उत्सव होते हैं। 15 फरवरी को फिर से 300 बेटियों का विवाह है और उसके पूर्व में ये नई मिसाल जो उन्होंने प्रस्तुत की है ये अभूतपूर्व है, सराहनीय है, एकता के लिए है। ड्राइवर का बेटा भी उसी मंडप में बैठा और मुख्यमंत्री का बेटा भी उसी मंडप में बैठा, ये नई मिसाल प्रस्तुत की है। तो शादी में मेहमान और मेजबान के साथ चर्चा दूल्हे राजा के अंदाज की भी थी। पहले सगाई में मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु बैलगाड़ी से पहुंचे तो देखने वाले भी कहने लगे कि वीआईपी का नहीं, आम लोगों जैसी शादी है।
और फिर उज्जैन में सामूहिक विवाह के लिए अभिमन्यु बारात लेकर निकले तो सीएम के बेटे घोड़ी पर डांस करते नजर आए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा खुद मोहन यादव क्या कह रहे हैं और जो मेहमान पहुंचे वो क्या कह रहे हैं। परमात्मा की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तो सबका साथ सबका विकास, तो हमारा सबका भाव होना चाहिए कि सामाजिक समरसता के लिए इस प्रकार का आनंद है। ये धूमधाम से शादी है, अकेले शादी से अच्छा इतने सारे लोग सब जने एक साथ याद करेंगे हम आने वाले सालों में कि एक साथ 21 लोगों के साथ शादियां कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। उनके बेटे को आप सुन रहे थे। अब आइए आपको बताऊं उनके सुपुत्र के बारे में। कौन है अभिमन्यु? एमपी के सीएम मोहन यादव के पास वैसे तो करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन शादी देखिए कितने साधारण तरीके से की है, जो चर्चा का विषय। मोहन यादव देश के चौथे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास 42 करोड़ की संपत्ति है। सीएम मोहन यादव पिछले 41 सालों से सियासत में है और बीते 10 सालों में उनकी संपत्ति 25 करोड़ रुपए बढ़ी है। सीएम मोहन यादव के पास 5 करोड़ 66 लाख की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 3.5 करोड़, बेटे के पास 45 लाख की चल संपत्ति है। वहीं सीएम मोहन यादव के पास 14 करोड़ की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास भी लगभग 18 करोड़ की अचल संपत्ति है। साल 2023 के एमपी चुनाव के हलफनामे के अनुसार मोहन यादव के पास 15 करोड़ की खेती वाली जमीन है। उनकी पत्नी के नाम 12 करोड़ से ज्यादा के प्लॉट और फ्लैट हैं। मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव ने मेडिकल किया है और वो सर्जन है। वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर इशिता एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी ने सादगी के साथ शादी की है और 21 जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह में धूमधाम से शादी हुई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं। हम एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वजों की संतान है, एक भगवान की संतान है और उस भगवान और भगवती आशीर्वाद देने आए हैं। हमारे पूज्य संत महापुरुष आशीर्वाद देने आए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद साहब, बहुत अच्छा लगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये पहल की गई है, हमारा मानना सभी को ये कार्य करना चाहिए ताकि जितने भी हमारे, अभी देखिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री का बेटा भी वहाँ है, ड्राइवर का बेटा भी है, कोई भेदभाव नहीं है। बस सबसे बड़ी बात ये हमें देखने को मिली। हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कल, जिस पर सबसे बड़ा हंगामा होने वाला है। एसआईआर पर हंगामा अभी बाकी है। आपको बताऊं कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उस सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, अर्जुन मेघवाल, जेपी नड्डा मौजूद थे और सबकी मौजूदगी में ऑल पार्टी मीटिंग हुई और इस बैठक का मकसद था कि कैसे सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले, जिससे ज्यादा काम हो सके। दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई थी। संसद सत्र को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। खुद अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक के लिए पहुंचे। अब देखिए जरा कल से जो सत्र शुरू होगा वो क्यों हंगामेदार होने वाला है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में एसआईआर को लेकर भारी हंगामे के आसार हैं। आज सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। टीएमसी ने एसआईआर मुद्दे को लेकर संसद में कहा कि चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने बीएलओ की मौत पर सवाल खड़े किए। शुक्रवार को टीएमसी सांसद इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिले थे। सांसदों और चुनाव आयुक्त के बीच करीब 2 घंटे बातचीत हुई, मुलाकात हुई और टीएमसी ने आरोप लगाया कि एसआईआर की वजह से 40 मौतें हो चुकी हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए। एसआईआर को लेकर कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। दरअसल बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही और इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट का अपडेशन किया जा रहा है, यानी नए नाम जोड़े जा रहे हैं और गलतियां सुधारी जा रही हैं। इधर चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते और बढ़ा दी है। अब वोटर वेरिफिकेशन 4 की जगह 11 दिसंबर तक चलेगा। ड्राफ्ट लिस्ट 9 की जगह 16 दिसंबर को जारी होगी। चुनाव आयोग ने बीएलओ की सैलरी में भी बढ़ोतरी कर दी है। अब बीएलओ 6,000 की जगह 12,000 रुपए सालाना पाएंगे। 12 राज्यों में फिलहाल कुल 5,32,000 बीएलओ काम कर रहे हैं और हर एक बीएलओ के पास करीब 956 वोटर्स की लिस्ट रिवीजन का काम है। अब आपको बताऊं सियासतदान क्या कह रहे हैं। उनकी बातचीत से आपको अंदाजा होगा कि कल संसद के सत्र में क्या हो सकता है। यार मनोज तिवारी कह रहे हैं एसआईआर के विरोधी घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं। उनकी परेशानी यह बता रही है कि उन्हें भारत की जनता पर भरोसा नहीं है।
प्रमोद तिवारी कांग्रेस सांसद कह रहे हैं चुनाव आयोग ने 7 दिनों का समय बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। वो एसआईआर प्रक्रिया जल्दबाजी में खत्म करना चाहते हैं। सामिक भट्टाचार्य कह रहे हैं अध्यक्ष है बंगाल बीजेपी के ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ कोलकाता आए। राहुल गांधी अखिलेश यादव को भी साथ लेकर आए। टीएमसी बीएलओ पर दबाव बना रही है और उन्हें परेशान कर रही है। कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद कह रहे हैं विपक्ष की मांग स्वीकार हो, संसद में एसआईआर पर बहस हो। यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं है कि संसद चलने नहीं देंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सत्र की शुरुआत से पहले क्या कह रहे हैं सियासतदान। जो लोग बोल रहे थे एसआईआर हम बंगाल में होने नहीं देंगे, आज 20-30 कार्यकर्ता बीएलओ को घेर कर रख दिया। पंचायत ऑफिस में उसको उठाकर ले जा रहा है, किसी पार्टी ऑफिस में बैठा कर काम करा रहा है, किसी जगह में अपने किसी क्लब में उसको बैठा दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस का जो साइबर डिपार्टमेंट है वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल का स्थिति नाजुक है। इलेक्शन में एक जगह रिपोलिंग नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्केबल काम किया, इतना बढ़िया तरीके से इलेक्शन करवाया, इतना बड़ा पार्टिसिपेशन रहा। और मुझे लगता है कि एसआईआर के मुद्दा पर अगर रेफरेंडम अगर देखना हो तो बिहार चुनाव ने एसआईआर के मुद्दा पर क्या हाल किया है। जो लोग इसके खिलाफ जा रहे थे वो तो सामने में रिजल्ट है। कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने ये कहा कि एसआईआर को लेकर के सदन में हंगामा कर सकता है, ये कहा है। मैंने पॉजिटिव तरीके से ये आपके सामने में आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ऑपोजिशन का बात हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी मुद्दा आप रखना चाहता है, अगर दूसरे पार्टी उसको सहमत नहीं है तो आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सबका है। जिस तरीके से एसआईआर कराया जा रहा है, जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी पे जो जुल्म हो रहा है, पर्यावरण की जो स्थिति हो गई, ये सब हमारे मुद्दे हैं, इस पे स्ट्रेटजी होगी। लेकिन सरकार का एजेंडा तो पता लगे, इसीलिए हमने 4 बजे के बाद, फिर कल हम 10 बजे इकट्ठा होंगे, इंडिया ब्लॉक के लोग वहां तय करेंगे कौन सा मुद्दा कब लेना है, कैसे लेना। सर, एसआईआर का मुद्दा जितना विपक्ष बौखलाहट के साथ उठाता है, उतनी ही उसकी जड़ें कमजोर हो रही हैं। एसआईआर का सदन में पूरा विरोध करेंगे और कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। आज हमारी पार्टी के प्रतिनिधि वहां पे गए थे, हाल पार्टी मीटिंग में, उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि हम लोग इस मुद्दे पे विरोध करेंगे।